कि मैं फिल्म एक्टर नवाजुद्दीन का भाई हूँ। हम भूखे प्यासे रहते हैं। मैं 6 साल से बिना लाइट के जिंदगी जी रहा हूँ। मैं ना ही नवाजुद्दीन की मैयत पे जाना चाहता हूँ, ना नवाजुद्दीन को दुनिया का बादशाह बनाए अल्लाह। जेल भी जाने के लिए तैयार हूँ, फांसी भी खाने के लिए तैयार हूँ। अगर वो जो फैजुद्दीन है 7 करोड़ नवाज लेगा, 6 करोड़ फैज पी जाएगा कि 2-4 दिन में मकान खाली कर दे। मैं यहाँ अपने दादा नंबरदार याकूब के नाम से जीता हूँ। मेरी दादा की संपत्ति है। मुझे कुत्ते की तरह ठूस रहा है क्या? मैं एक पैर से विकलांग हूँ, रीढ़ की हड्डी मेरी खराब है। रुपया उसने मुझे नहीं दिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, कल फिल्म अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी बुढ़ाना आए थे। बुढ़ाना आने के बाद में जो उनकी पुश्तैनी ज़मीन जायदाद थी, उससे दोस्तों उन्होंने अपना नाम अलग किया है। तो अभी कुछ मामला लेकर के नवाजुद्दीन सिद्दीकी के भाई अयाजुद्दीन सिद्दीकी यहाँ पे आए हैं। इनसे बात कर लेते हैं आखिरकार ये किस समस्या को लेकर के यहाँ पे आए हैं। जी, आपका आज यहाँ पे आना हुआ, क्या मामला है? मामला हमारा ये है कि कल फिल्म एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो बड़े भाई भी रहे हैं हमारे, आज तक कल तक बड़े भाई थे, अब नहीं रहे। जी, क्यों नहीं रहे? अब भी ही भाई का तो रिश्ता भाई होता है। ऐसा कल हमने ख़त्म कर दिया। कल जब नवाजुद्दीन सिद्दीकी यहाँ आ रहे थे, मुझे मीडिया के ज़रिए से, पत्रकारिता के ज़रिए से मुझे मालूम हुआ कि आज फिल्म एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपनी पुश्तैनी संपत्ति अपने 5 भाइयों के नाम करने जा रहे हैं। तो मैं छठा भाई हूँ। उसमें सिर्फ एक आदमी को जिम्मेदारी दी गई है, उसमें ये नहीं कि भाई किसी के नाम पे करके गए हैं। उन्होंने जो है, मेरी सुनिए आप भाई साहब, आपको ज़रा सा बुरा सा महसूस लगे होगा, लेकिन मैं माफ़ी चाहता हूँ, माजरत चाहूँगा आप लोगों से। जो मैं कह रहा हूँ उसे समझने की कोशिश करें आप पहले तो। जी, कल जो हम यहाँ पे आए थे, हमारी जानकारी में सिर्फ ये चीज़ें आई थी। नहीं, वो बात तो समझ लो पहले हमारी, आप पूरी सुनो तो। जो मैं कहना चाह रहा हूँ, आप अपनी बताओ। चलो, मेरी पीड़ा समझेंगे आप या उन लोगों की बकवास कहेंगे? नहीं, मुझे ये बताइए, मेरी पीड़ा समझेंगे या अगर उन लोगों की पैसे वालों की बकवास को सुने? अगर आप अपनी समस्या रखना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो तो हम जो बता रहे हो तो आपको नहीं तो थोड़ा देखो, ये संवाददाता कह लेते हैं कोई एक आधा क्वेश्चन। देखिए, कल फिल्म एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो कल तक मेरा बड़ा भाई था, लेकिन आज बड़ा भाई नहीं है वो मेरा। मैं इस चीज़ को 2 दिन में, 4 दिन में बाकायदा मीडिया के ज़रिए से ये और लिखत तहरीर से रिश्ते नाते सब ख़त्म कर दूंगा। तो जब मुझे ये पता चला मीडिया और पत्रकारिता के ज़रिए से कि नवाजुद्दीन फिल्म एक्टर जो हैं अपनी पुश्तैनी संपत्ति अपने भाइयों के नाम करने आ रहे हैं, तो मुझे मालूम हुआ कि 5 भाइयों के नाम संपत्ति कर रहे हैं वो, जबकि मैं छठा भाई हूँ। तो मैंने इस बात का यहाँ आके बैठा हुआ था मैं, तो मैंने सिर्फ नवाज़ भाई से यही बात करनी थी, फिल्म एक्टर से, कि भाई आप जो है जो पुश्तैनी संपत्ति है वो आप 5 भाइयों के नाम किस आधार पे कर सकते हैं? कौन से ला, कौन से कानून के तहत 5 भाइयों को दे सकते हैं आप अपना माल, अपनी संपत्ति, अपनी दौलत किसी को भी दे, रहा चलते को दे दे, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। लेकिन जो मेरा पुश्तैनी हक है, जो मेरे दादिलाई संपत्ति है, उसमें तो मैं छठा हिस्सेदार हूँ। अब आप क्या चाहते हैं? अब मैं ये चाहता हूँ, तो जो है, जब मैं यहाँ आके बैठा तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए मुझे जो है पुलिस प्रशासन से, जो कस्बा कोतवाल हैं हमारे, उनके ज़रिए से मुझे यहाँ से गाली गुप्तार करा के जो है पुलिस प्रशासन मुझे यहाँ से 12 बजे उठा के लेकर गई और मुझे जो है 6:15 बजे पुलिस कोतवाल बुढ़ाना ने मुझे छोड़ा है। मैं आज अपना विरोध इसलिए दर्ज कराने के लिए सीओ साहब के पास आया हूँ कि क्या यहाँ इस देश में दौलत वाले रहेंगे, गरीब लोगों को कत्ल करा जाएगा? कल यहाँ पे भी आए थे, ऐसा भी तो मुमकिन था कि आपस में बैठ करके घर के मामलों को सुलझा लिया जाता, क्योंकि ज़मीन जायदाद जो होती है उसका बंटवारा भी होता है, सारे काम होते हैं, लेकिन अगर प्यार मोहब्बत से इस काम को कर अभी भाईजान, अभी 2 साल पहले जो फर्स्ट लॉकडाउन लगा था, उसमें नवाज़ ने कुनबे के लोगों की, जो कुनबे का लोग हैं, उन लोगों को इकट्ठा करके मेरा बंटवारा किया था, जिसमें मेरे हिस्से में मार्केट में 3 दुकानें और 55 लाख रुपया आया था। उसने मुझसे वादा किया कि 2 महीने में तेरा ये पैसा दे दिया जाएगा। वो 2 महीने की बजाय 2 साल से भी ऊपर हो गए। आज तक ढाक के 3 पात 1 रुपया उसने मुझे नहीं दिया। फिर उसके बाद में मैं एक पैर से विकलांग हूँ, रीढ़ की हड्डी मेरी ख़राब है। फिर पिछले साल मेरी बीवी की, मेरी अहलिया की टांग टूटी,
बंदर के झपट्टे आने से, जिसमें आज 22 टाँकों का ऑपरेशन हुआ है। 2 ऑपरेशन हुए हैं, एक टखने के ऊपर नीचे से हुआ है, एक घुटने के नीचे से ऑपरेशन हुआ है। मैंने उसमें पैसा उन्होंने दिया, लेकिन मैंने उनको ये कहा कि आप जो भी मेरी पत्नी के, मेरी अहलिया की बीमारी में पैसा खर्च होगा, आप जिस दिन मेरी पेमेंट करेंगे वो अपना पेमेंट काट लेना, अपना जो भी 2 लाख 2 लाख 3 लाख खर्च होगा, मुझे बिल दिखा देना, अपना पेमेंट काट लेना। ना उन्होंने आज तक मेरा पेमेंट किया है और ना ही वो किया है। ऊपर से ये किया कि पुलिस को अपना वो दबाव दे के फिल्म एक्टर होने का, या गृह मंत्री जी का दबाव होने से, या राज्य मंत्री जो है संजीव बालियान जी के इशारे से मुझे जो है कोतवाल बुढ़ाना ने आए और पूरी दल बल के साथ मेरी साथ बदतमीज़ी की, गाली गलौज की, और मुझे जो है 12 बजे से लेके जो है 6:15 बजे तक हवालात में बंद करके रखा। मैं ये सवाल करना चाहता हूँ आप मीडिया के माध्यम से कि पुलिस ने कौन से कानून, कौन सी धारा के तहत मुझे 6-7 घंटे लॉकअप में रखा है। मैं यहाँ का एक सम्मानित परिवार, सम्मानित इंसान हूँ। मैं कांग्रेस पार्टी से भी बिलोंग करता हूँ और मेरा एक सम्मान है कस्बे में। मैं एक नंबरदार का पोता हूँ। आपको मालूम नहीं है मेरी छवि कितनी ख़राब हुई है कोतवाल बुढ़ाना की बदतमीज़ी करने से। इसको लेके मैं हिंदुस्तान की तमाम मीडिया में इस बात का वो करूँगा विरोध। कल मैं मानव अधिकार आयोग में भी जाऊंगा, हो सकता है मैं राष्ट्रपति के यहाँ भी धरना प्रदर्शन करूँ अपनी पत्नी को, अपनी अहलिया को लेके। मैं कोतवाल बुढ़ाना के विरोध हर हाल में करके रहूँगा। या तो कोतवाल बुढ़ाना को सस्पेंड किया जाए, लाइन हाजिर नहीं, सस्पेंड किया जाए। और जो वीडियोग्राफरी में पुलिस प्रशासन मेरे साथ बदतमीज़ी कर रहा है, मुझे कुत्ते की तरह ठूस रहा है, क्या जुर्म था मेरा, क्या जुर्म था मेरा? अच्छा यास भाई, हम एक चीज़ जानना चाहते हैं, जो आपकी पुश्तैनी संपत्ति है वो तकरीबन कितनी रकम की होगी, क्या रकम होगी उसकी? उसकी जो है जी तकरीबन, मकान का तो मैंने लगाया नहीं है, लेकिन मैं अंदाज़ा बता रहा हूँ अपनी मार्केट का जो 20 दुकानें हैं उसकी कीमत जो है कम से कम 50 करोड़ रुपए की संपत्ति है वो। तो क्या उन्होंने सिर्फ 5 भाइयों के नाम पे कल उसको करके गई हैं? हाँ। आपका उसमें कोई हिस्सा नहीं, मेरा मैं यही तो विरोध था मेरा। आपको जो है, आप तो थाने में बैठे हुए थे, लेकिन आपको किस तरीके से पता चल पाया? मीडिया के ज़रिए से, जो सोशल मीडिया पे मामला बन रहा है उसमें जो है सोशल मीडिया में साफ दिख रहा है। न्यूज़पेपरों में, आज के तमाम न्यूज़पेपरों में आज शाया हुआ है कि उसने अपनी प्रत्येक संपत्ति, अपने पुश्तैनी संपत्ति 5 भाइयों को तकसीम कर दी है। कैसे कर सकता है? उसको अधिकार है। मेरी दादा की संपत्ति है, मेरे पिताजी की संपत्ति नहीं, मेरे दादा की संपत्ति है। दादा की संपत्ति में भाई कैसे बंटवारा कर देगा? अच्छा, कुछ दिन पहले आपसे हमारी बात हुई थी, तो आप ये कह रहे थे भाई जितना भी अगर हमारी प्रॉपर्टी है उसके हिसाब से रकम लगा करके मुझे पैसे दे दे जाए। हाँ? मैं किसी भी तरीके का लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता। बिल्कुल सही बात है, लेकिन आप कह रहे हैं कि मैं हमेशा के लिए रिश्ता ख़त्म करना चाहता हूँ। रिश्ता तो ख़त्म हो चुका। कल रिश्ता तो नवाजुद्दीन फिल्म एक्टर से ख़त्म हो चुका, क्योंकि मैं यहाँ नवाजुद्दीन के नाम से नहीं जीता हूँ। मैं यहाँ अपने दादा नंबरदार याकूब के नाम से जीता हूँ। पूरी कस्बे में आप मालूम करके देखिए, नंबरदार अयाजुद्दीन का नाम गिना जाता है। अभी आप यहाँ पे आए हैं, आप अपनी एप्लीकेशन लेकर के आए हैं, तो इसमें आपकी क्या क्या समस्याएं हैं? मेरी समस्या यही है कि एक तो वो पुलिस पे दबाव बना के वो मेरे से मकान खाली कराएगा। जिस मकान में मैं रहता हूँ वो मकान हमारी माँ के नाम है, और मैंने अपना मकान का जो पुश्तैनी मकान का हिस्सा है वो उनको दे के रखा है, और उसमें रह रहा हूँ मैं आर्जी तरीके से। मेरी पेमेंट कर देंगे, मैं यहाँ से कहीं भी चला जाऊँगा, या मेरी जो 3 दुकानें हैं उस पर मकान बना लूँगा, लेकिन मेरी पेमेंट तो करे। लेकिन अयाज भाई, जो कस्बे में लोग हैं उनसे हमने एक बात ये सुनी है कि आपको उन्होंने एक मकान लेकर के दे रखा है, उसमें रहते हैं आप। मैं बता तो रहा हूँ कि वो मेरा नहीं है, वो मेरी माँ के नाम है। मेरी माँ के नाम है, जिसमें मुझे जो है कल अलमासुद्दीन एडवोकेट जो मेरे से छोटा है उसने कल शाम ही मुझे नोटिस वो करा दिया, इत्तला दिला दी कि 2-4 दिन में मकान खाली कर दे, नहीं तो चूचोड़ों पे टंडे मार के तुझे यहाँ से निकाल दूंगा मैं। अगर देखा जाए तो अगर एक आदमी के 5 या 6 भाई होते हैं तो बराबर का हिस्सेदार होता है, ऐसे कैसे हो जाए? मैं भाइयों के माल में तो हिस्सा नहीं मांग रहा हूँ। नवाजुद्दीन को दुनिया का बादशाह बनाए अल्लाह, मेरा जो पुश्तैनी हक है वो तो दे। मैं 6 साल से बिना लाइट के ज़िंदगी जी रहा हूँ। 6 साल पहले मेरी बिजली का, मेरे उस घर का कनेक्शन कटा था, मैं बिना लाइट के जी रहा हूँ। ये आज उठ के आई है 1.5 साल में चरपाई से।
आप देखिए गर्मियों में किस तरह जीते होंगे हम बिना लाइट के। कल जो यहाँ पे नवाजुद्दीन जी आए थे उनसे आपकी कोई बातचीत हुई? नहीं। बातचीत क्यों नहीं हो पाई आप? वो जो फैजुद्दीन है, जो आजकल नवाज का पिट्ठू बना हुआ है, मंजला भाई, वो आज नवाज को बिल्कुल अपनी मुट्ठी में लिए हुए है। जबकि फैजुद्दीन का फ्रॉड 7 करोड़ रुपए का, एक फिल्म नवाज ने 7 करोड़ की तय करी और मीटिंग में फैजुद्दीन सिद्दीकी ने, मंजले ने जो है वही फिल्म वही डायरेक्टर से 13 करोड़ में साइन करने की बात कही। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि आधे में राम आधे में गाम। 7 करोड़ नवाज लेगा, 6 करोड़ फैज पी जाएगा। वो गेम खोलना था मुझे नवाजुद्दीन के सामने, फिल्म एक्टर के। नवाज मैं मेरे सामने आता तो मैं उसको वो ऑडियो सुनाता। लेकिन कल यहाँ पे जैसे हम आए हैं तो आपकी और जो फैजुद्दीन जी है, आपकी और उनकी कुछ आपस में बातचीत? हाँ, बातचीत हुई। वो सिर्फ इसी चीज़ पे हुई कि मैंने ये कहा कि नवाज से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि नवाज मेरे पे क्या आरोप, जो पैसे का लेन देन का मामला है, मेरा तो कोई संबंध ही नहीं है। मेरे पास में कल अपने दोनों बैंकों की, पंजाब बैंक की और स्टेट बैंक की वो थी कॉपी, बुक, पासबुक और मेरे चेक बुक थी। मैं कल ये कह रहा था फैजी से कि तुम नवाजुद्दीन को यहाँ बुलाओ, मेरे पे वो ये साबित करे कि मेरे पे नवाजुद्दीन का कोई पैसा बैंक के ज़रिए से आया है। तो उस पर उसने मुझे गाली दी, कहने लगा जो तेरे से होता हो तू कर ले। तो जब मैंने उसको कहा कि तेरे से क्या करूँ, तू तो खुद फरोड़ी है, तूने तो नवाज को खुद फरोड़ कर रखा है 7 करोड़ का। ये बात हुई थी फैज से, जो सोशल मीडिया में वो भी जारी हो रही है वीडियो। पैसे के ताल्लुक से भी एक बात हमारे सामने आई थी कि वे कुछ लोग ये कहते हैं कि जो नवाजुद्दीन जी के भाई हैं वो सबको 50-50 हज़ार रुपये खर्चे के तौर पे देते हैं महीने में। मेरी भाई, मैं आज खुदा की कसम, आप भी मुसलमान भाई हो इसलिए मैं आपके साथ में कसम खा रहा हूँ सामने, कल मेरे पास में दोनों पासबुक थी। अगर कल आप मेरा इंटरव्यू करते तो मैं कल वो प्रूफ दिखा देता। अगर नवाजुद्दीन का कोई पैसा मेरे बैंक अकाउंट में दोनों में आया हो तो मैं घड़े पानी यही नाक से लकीर खींचूंगा। इसमें एक सवाल और भी आता है, जैसे कि आप उनके भाई हैं लेकिन आपके कोई औलाद वगैरह नहीं है, आप हैं और आपकी बीवी है जी। तो लड़ाई किस चीज़ के लड़ रहे हैं? क्या चीज़? लड़ाई तो यही है ना कि वो जो हमारा पुश्तैनी हक है वो दे दे। हम भूखे प्यासे रहते हैं, हम जो है बिना अपने अरमान को निकाल नहीं सकते। चटनी रोटी खा के ज़िंदगी जीते हैं। तो जो है हमारे पास में हमारा पुश्तैनी पैसा होगा तो कम से कम हम अपनी मर्ज़ी से तो जी लेंगे। क्या पत्रकार महोदय, मेरे भाई, क्या आप ये साबित कर सकते हो मेरी पोजीशन देख के कि मैं फिल्म एक्टर नवाजुद्दीन का भाई हूँ? बुढ़ाने के अंदर कोई भी ये साबित कर दे कि मैं फिल्म एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी के माल पे ज़िंदगी गुजारने वाला इंसान हूँ तो मैं गुनहगार हूँ। जेल भी जाने के लिए तैयार हूँ, फांसी भी खाने के लिए तैयार हूँ। अगर कोई कस्बे का कोई भी आदमी ये साबित कर दे कि मैं नवाज के माल पे ज़िंदगी जीता हूँ। इसमें अयाज भाई एक बात ये आती है, जैसे कि आप भाई हैं, थोड़ा बहुत झगड़ा आपस में हो जाता है, तो इसको क्या आप सुलह में बदलने की कोशिश करेंगे? अब कोई वो नहीं रही गुंजाइश। खून को काटने की लकीर कल उसने खींची है। खून काटने की लकीर कल उसने खींची है। मुझे थाने भेज के 6-7 घंटे मुझे लोकम में बिठवा के, मैंने नहीं खींची। उसकी पत्नी ने, अंजलि पांडे ने, जब भी कोई नवाज पे झूठे आरोप लगाए हैं या सच्चे लगाए हैं, सबसे पहले FIR मुकदमे में मेरा नाम दर्ज किया है। घर से भागता मैं फिरा हूँ और मेरी पत्नी, मेरी अहलिया भागती फिरी है। 1 महीने हम घर से भाग के रहे हैं, जबकि हम नवाज के माल के कोई हिस्सेदार वही नहीं है, तलबगार। लेकिन अंजलि पांडे जब कोई केस करती है सबसे पहले मुझे इन्वॉल्व करती है, क्योंकि मैं उसका भाई था ना, इसलिए करती है। तो मैं कल या परसों जो है इस चीज़ को भी ओपन करूंगा मुजफ्फरनगर मीडिया के बीच में, और जो है माननीय ADM कोर्ट में भी जो है अपना विवाद डालूंगा बंटवारे का, पुश्तैनी संपत्ति का। नवाजुद्दीन से मिलने का मेरा कोई संबंध नहीं रहा है। मैं ना ही नवाजुद्दीन की मैयत पे जाना चाहता हूँ, ना ही नवाजुद्दीन मेरी मैयत पे आए। मैं ख़त्म कर चुका हूँ उस परिवार से, बिल्कुल एलानिया। मुझे ज़रूरत नहीं है उस परिवार की।
अभी हम नवाजुद्दीन सिद्दीकी के भाई अयाजुद्दीन सिद्दीकी जी से बात कर रहे थे और अभी इनके एक दूसरे भाई हैं शम्स नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इनसे हमारी बात हो रही है अभी फ़ोन पर, तो इनसे हम बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मैं जानना चाहता हूँ, कल नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी बुढ़ाना आए थे। बुढ़ाना आने के बाद में उन्होंने जो अपनी पुश्तैनी ज़मीन थी उससे अपना नाम वापस लिया है, तो आप उसको किस तरीके से देखते हैं, क्या मामला है? देखो, मैं तो उसको देखता हूँ कि ये जो है मसले को हल ना कर करके उसे और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करना है जी बहुत पेचीदा करना है, क्योंकि बड़े भाई होने के नाते उनको बंटवारा करवाना चाहिए था मिलजुल के सबके साथ, ठीक है जी। और ये अपना हिस्सा दूसरों के नाम करना, मतलब आपने 3 लोगों को तो अपना बना लिया और 4 के साथ में आप नाइंसाफी कर गए, ठीक है। मतलब नाइंसाफी है कि बंटवारा क्यों नहीं करके गए आप? ये तो बहुत छोटी चीज है ना कि अपने सारे भाइयों को जरूरत है, अभी सबकी उम्रें हो गई हैं और ये बंदा अभी भी उस चीज को उलझाने में लगा हुआ है। बड़ा भाई है, उसकी इतनी चलती है परिवार में, क्योंकि माँ जो है उन्हीं के कंट्रोल में है हमेशा से, जी। ओके। तो माँ, नवाज भाई, इन लोगों को मिलके ये बंटवारा करना चाहिए था और ये तो अपने आप को महान बनाने के लिए एक्चुअली में कला करके काम कर गए, वो दिखाने के लिए लोगों को, अरे यार मैंने अपनी संपत्ति दूसरों को दे दी। महान कार्य तब होना था जब ये बंटवारा करवा के दूसरों का भला करते, जिससे लोग अपना कारोबार करते, आगे कुछ काम करते, है ना। लेकिन जैसे कल वे यहाँ पे आए हैं तो कल से ही पूरे जो मीडिया चैनल हैं उनमें भी यही चीज़ दिखाई जा रही है और जो पेपर हैं वो ये कह रहे हैं कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपना नाम वापस लिया है सिर्फ, और जो 6 भाई हैं उनके नाम पे किया है सिर्फ, जो भी ज़मीन जायदाद थी। बाकी तो भाई ये क्या है ना कि अभी पता लगेगा जब ये उसके पेपर्स आएंगे, जो ये कल कुछ करके गए हैं, जो जी है ना, जो भी करके गए हैं। मुझे क्या ज्ञान था, मुझे इतना ज्ञान था कि एक जमीन थी 2012 में खरीदी गई थी, उसकी रजिस्ट्री के लिए शायद आए थे कल ही, बट वो शायद हो नहीं पाई रजिस्ट्री, क्योंकि वो जमीन की रजिस्ट्रेशन पिछले 10 साल से रुका पड़ रहा है। अच्छा शम्स भाई, एक चीज़ इसमें ये आती है, अगर कोई ज़मीन जायदाद का मसला होता है तो उसको आपस में बैठ के भी तो सुलझाया जाता है। यार देखो, कोशिश शुरू में भाई उसी की गई थी, जी है ना, इसीलिए 7 साल निकल गए, सब लोग उसी के, मतलब जिन लोगों को जरूरत थी सब उसी की फिराक में थे कि भाई बैठ के आपस में सुलझा लिया जाए। देखो, इसीलिए अभी तक ये मामला कोर्ट में नहीं गया था, ये मामला आज तक भी कोर्ट में नहीं है। और आगे आप क्या कार्रवाई चाहते हैं इसके अंदर? देखो, मैं तो आपको बताऊं, मैं नवाज भाई के साथ पिछले 18 साल से रहता हूँ, ठीक है। अभी तो मैं 2 साल से मैंने छोड़ दिया उनको, लेकिन 16 साल में नवाज भाई के साथ रहा हूँ। वो आदमी हमेशा महान बनने की कोशिश करता है, बहुत महान एक्टर है वो, जी ठीक है, लेकिन महान बनने की कोशिश, महान इंसान नहीं हो सकते। और देखो, प्रोफेशनली आप राशिद मियां बहुत एक्सपर्ट हो सकते हो जी सकता है आप अच्छे इंसान ना हो, तो वो जो नहीं है वो बन के क्या दिखाना यार। नेता थोड़ी है नवाज भाई, है ना। जी जी। तो वो सिर्फ वो जो कल काम कर गए सिर्फ अपने आप को, क्योंकि इनकी बहुत हुर्मती हो रही है, बहुत सारी न्यूज़ें आ रही हैं पिछले 1.5 महीने से, बीवी का मामला हो या मेरा हो, ये पिछले बहुत सारे मामले हों जिनमें फंसे हुए हैं, तो ये अपने आप को इस मामले के थ्रू दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि मैं देखो कितना ग्रेट हूँ। जी, कल हम यहाँ पे आए थे तो वे इस चीज़ को बोल रहे थे कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ जो भी है मामला वो इन्हीं के पास में रहना चाहिए, और जो एक आपके भाई हैं अलमाश, शायद उनका नाम है, वो जो पूरी प्रॉपर्टी है आपकी उसका ज़िम्मेदार बना के गए हैं वे कल। उसका तो बहुत ही गलत जिम्मेदार बना के गए, वो इतना हरामजादा है, उसने नवाज भाई पे 2 केस कर रखे हैं, ओके जी दो बाकायदा देहरादून में 2 कोर्ट केस कर रखे हैं। मैं भायाज को उस केस के बारे में पता है, नहीं पता है तो मैं भी कॉपी भेज देता हूँ उसकी, ओके। उन्होंने खुद ने जब रेस्टोरेंट की ओपनिंग थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी अलमाज भाई ने, तो वो जानबूझ के अलमाज भाई को दिया है जिससे कॉम्प्लिकेटेड और पेचीदा बने मामला। तो अब इसमें आपकी तरफ से क्या कार्रवाई होनी चाहिए, क्या चाहते हैं आप इसमें? देखो, मेरी तरफ से कार्रवाई ये होनी चाहिए कि बंटवारा भाई हो जाए इसका, क्योंकि सभी को जरूरत है, सबकी उम्रें हो गई हैं, सारे जितने भी भाई हैं 40 के ऊपर है, ओके जी और अब अगर उनके काम नहीं आएगा पैसा, बंटवारा जो दादा की प्रॉपर्टी है ये अभी पोतों के काम नहीं आएगी, तो कब आएगी? जब मर जाएंगे तब आएगी, जी जी। है ना। सबको जरूरत है, भाईयाज को देख लो, इनको कितनी जरूरत है, गरीब आदमी है ना। भाइयों में हमारे सबसे ज्यादा कमजोर है ये,
इनको भी अगर कुछ कर जाते, इनका बंटवारा कर जाते, तो इनका लाइफस्टाइल, इनकी सारी चीजें बेचारों की ठीक हो जाती, इलाज 6 करा साल लेते से अपना। बिना लाइट की ज़िंदगी जी रहा हूँ। भाई चल अल्लाह। तो चलिए दोस्तों, अभी हम शमास भाई से बात कर रहे थे और कहीं ना कहीं जो ये मामला है इसको लेकर के पूरे कस्बे में तरह तरह की चर्चाएं हैं। कोई किसी तरीके से सोचता है इस चीज़ को लेकर के, कोई किसी तरीके से सोचता है। हालांकि मामला घर का था, घर में ही निपटा दिया जाता तो बहुत ही अच्छा रहता, लोगों के सामने ना आता। तो इस पूरे मामले को लेकर के आपके मन में क्या सवाल है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।